India conducted 3 underground nuclear tests with the Pokhran range. एक टाइम था जब इंडिया पर दुनिया का प्रेशर था। टेक्नोलॉजी रोकी जा रही थी, सैंक्शंस लग रहे थे, लेकिन इंडिया ने एक ऐसा डिसीजन लिया। भारत एक परमाणु शक्ति बन गया। लेकिन कैसे? आज हम देखेंगे इंडिया का न्यूक्लियर जर्नी कैसे शुरू हुआ, कौन द मास्टरमाइंड, और कैसे इंडिया ने दुनिया को प्रूव किया। ये स्टोरी है साइंस और कॉन्फिडेंस की। इंडिया का न्यूक्लियर ड्रीम स्टार्ट हुआ 1940s में, जब हमारे देश के साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जे भाभा, उन्होंने समझ लिया था कि फ्यूचर में पावर सिर्फ वेपन से नहीं, साइंस और टेक्नोलॉजी से डिसाइड होगी, ताकि हम किसी पर डिपेंड ना रहें। 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनी। ये ऑफिशियल स्टार्ट था न्यूक्लियर प्रोग्राम का। गोल सिर्फ एनर्जी नहीं, नेशनल सिक्योरिटी भी थी। लेकिन टर्निंग पॉइंट अब आता है। – 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ। – 1964 में चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। अक्टूबर 1965 भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर बाबा ने ऑन एल इंडिया रेडियो से घोषणा की कि अगर उन्हें मौका मिले तो भारत 18 महीनों में परमाणु बम बनाकर दिखा सकता है। बाबा यह भी चाहते थे कि देश की सुरक्षा के लिए परमाणु बम बने, लेकिन इस ऐलान से न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में टहलका मच गया। कहा जाता है कि भारत की तरक्की को देख अमेरिका डर गया था। अमेरिका को लग रहा था कि अगर भारत ने परमाणु बम बना लिया तो यह पूरे अमेरिका के लिए खतरनाक होगा। लिहाजा खुफिया एजेंसी CIA ने चाल चली कि भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम स्लीप मोड में चला गया, क्योंकि होमी भाभा भारत को परमाणु हथियार संपन्न देश बनाने की ओर कदम बढ़ा चुके थे। तभी एक विमान हादसे में उनका निधन हो गया। लेकिन वह विमान हादसा आज भी एक पहेली है। ठीक से कहे तो वह एक सुनियोजित साजिश थी ताकि भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को रोका जा सके, क्योंकि होमी भाभा जिंदा होते तो भारत न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में महारत हासिल कर चुका होता। और इंडिया को रियलाइज हुआ स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। और फिर आता है 1974, पोखरन, राजस्थान। 5, 4, 3, 2, 1. इंडिया का फर्स्ट टेस्ट। – 1975 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। कोड नेम द स्माइलिंग बुद्धा। क्योंकि इंडिया ने प्रूव कर दिया। इसके बाद प्रेशर आया, सैंक्शंस लग गए, टेक्नोलॉजी सप्लाई बांड हो गई। वर्ल्ड चाहता था इंडिया रुक जाए। इसका
प्रभाव उतना नहीं था जितना सोचा गया था, या भारत को तुरंत परमाणु संपन्न देश नहीं माना गया, क्योंकि यह एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट था। लेकिन इंडिया ने गिव अप नहीं किया। इंडिया ने अपनी टेक्नोलॉजी खुद बिल्ड की। डे नाइट मेहनत। हर स्टेप सीक्रेट और प्लान था। 1995 में प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव, जिन्होंने मिशन एक बार क्लियर था। फिर पोखरण में जोरों शोरों से न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी करवाई, लेकिन उनसे भूल हो गई कि मिशन की गोपनीयता पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उधर अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने पोखर फील्ड रेंज पर अपनी सैटेलाइट्स तैनात कर रखी थी, जिन्हें इस मिशन के बारे में पता चल गया, और अमेरिकन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एक बार फिर भारत पर दबाव बनाकर इस टेस्ट को Security बंद Council is करवा demanding दिया। answers. We cannot ignore this escalation. I repeat, we are holding the line. और फिर आता है 1998। सन पोखरण 2 1998 में अटल जी जैसे ही दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक बार फिर इस प्रोजेक्ट में जान फूंक दी, और ऑपरेशन शक्ति या पोखरण, 2 नाम से जाने जाने वाले इस प्रोजेक्ट के शुरू होने की कहानी ही बेहद This sector दिलचस्प is है। तो critical. मार्च We need to 1998 verify the के दिन structural data अटल before we बिहारी proceed with the वाजपेयी next देश phase. के प्रधानमंत्री बने, और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही उन्होंने डॉक्टर कलाम, डॉक्टर काकड़ और डॉक्टर चिदम को बुलाया और कहा कि आप न्यूक्लियर टेस्ट प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन बस इतना ध्यान रखिए कि इस प्रोजेक्ट की गोपनीयता बनी रहे और आप जल्द से जल्द इसे अपने अंजाम तक पहुंचा सकें। दरअसल बम के ज्यादातर कंपोनेंट तो तब से बने हुए थे जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने टेस्ट करने की कोशिश की थी, और अब इन्हें पोखरण लाकर असेंबल करके और अमेरिका की नजरों से छिपाकर डेटोनेट करने का महत्वपूर्ण काम बाकी था। राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायण 26 अप्रैल से 10 मई तक दक्षिण अमेरिकी देशों की यात्रा पर निकलने वाले थे। उनसे चुपचाप कहा गया कि वह अपनी यात्रा कुछ दिनों के लिए टाल दें। ऑपरेशन शक्ति का काउंटडाउन शुरू हुआ। 20 अप्रैल 1998 तक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क के वैज्ञानिकों को भारत के न्यूक्लियर टेस्ट करने के प्लान के बारे में बता दिया गया था। उन लोगों के छोटे छोटे समूह में पोखरण की तरफ जाना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्हें इस बारे में अपने परिवार वालों तक को बताने की अनुमति नहीं थी। कुछ ही दिनों में बार्क और DRDO के 100 वैज्ञानिक पोखरण पहुंच गए, जहां उन्हें सेना की वर्दी पहनने के लिए दी गई। उन सबको कम ऊंचाई वाले कमरों में ठहराया गया, जिनमें लकड़ी के पार्टीशन लगे हुए थे, और उन कमरों में मात्र एक पलंग रखने भर की जगह थी। लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। सबसे बड़ी समस्या थी मुंबई के भूमिगत वॉल्ट में रखे इन बमों को पोखरण तक कैसे पहुंचाया जाए। अब मुंबई में आधी रात के बाद भी काफी चहल पहल रहती है, इसीलिए तय किया गया कि ट्रैफिक जाम से बचने और शक की गुंजाइश न छोड़ने के लिए सुबह 2 से 4 बजे के बीच इन ट्रकों को बुलाया जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार राज चंपा बताते हैं, 1 मई की सुबह तड़के 4 बजे ट्रक चुपचाप बार्क संयंत्र पहुंच गए। हर ट्रक पर 5 सशस्त्र सैनिक सवार थे। ट्रकों पर 8 प्लेट लगी हुई थी ताकि उस पर किसी तरह का बम हमला न किया जा सके। 2 काले क्रेटों को दूसरे उपकरणों के साथ तुरंत एक ट्रक पर लाद दिया गया। तभी DRDO टीम के वरिष्ठ सदस्य उमंग कपूर के मुंह से निकला, हिस्ट्री इज नाउ ऑन द मूव। ये चारों ट्रक तेज रफ्तार से मुंबई हवाई अड्डे की तरफ बढ़े, जो वहां से 30 मिनट की दूरी पर था। बार के सुरक्षा कर्मियों से लेकर मुंबई की जनता तक किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन ट्रक्स में जो कुछ रखा है वह पूरे मुंबई शहर को मिनटों में तबाह कर सकता था। उधर एयरपोर्ट पर बिना उद्देश्य बताए पहले से ही सारे जरूरी क्लियरेंस ले लिए गए थे, इसीलिए ट्रकों को सीधे हवाई पट्टी पर ले जाया गया और उन बक्सों को AN-32 ट्रांसपोर्ट प्लेन में लोड कर दिया गया। प्लेन ने उड़ान भरी और 2 घंटे में जोधपुर पहुंच गया।
वहां क्रेटों को प्लेन से निकालकर एयरपोर्ट के बाहर खड़े ट्रकों में ला दिया गया, जहां से ट्रकों ने नॉन स्टॉप सफर करके पोखरण के पेयर हॉल में जाकर गाड़ियां रोकी। चंद ने देख भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष राजगोपाला चिदंबरकर करना था, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स दबाव इतना था कि भारत को टेस्ट करने से रोकने के लिए अमेरिका हमला तक करने को तैयार था। इसीलिए इस काम के लिए सेना की 98 इंजीनियर रेजिमेंट को चुना गया, जिनके कंधों पर न सिर्फ टेस्ट साइट को तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, बल्कि इसकी गोपनीयता को बनाए रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई। हमारे सैनिक ज्यादातर काम रात को करते या फिर आंधी चलती तब करते, ताकि सैटेलाइट की नजरों में कुछ ना आ सके। मशीनों के इस्तेमाल से शाफ्ट खोदने का काम रात को किया गया। पोखरण की हवाएं तो वैज्ञानिकों का साथ दे रही थी, यहाँ की मिट्टी ने भी उनका भरपूर साथ दिया। वैज्ञानिक तारों को यहाँ के बालू मिट्टी के नीचे छिपा देते, ताकि सैटेलाइट की रोशनी खुली होने के बावजूद उसे कुछ न देख पाए। अब सेना के साथ तकरीबन 100 वैज्ञानिक काम कर रहे थे, तो इलाके में हलचल होना स्वाभाविक था। इससे अमेरिका को शक ना हो, इसीलिए हमारे जवानों ने वहां एक स्टेडियम तैयार किया और इंडियन आर्मी का क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू कर दिया, जिससे वहां हर रोज अलग-अलग टीम यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जब आधे जवान क्रिकेट खेलते तो बाकी जवान चुपके से बम बनाने का काम करते। इसी ऑपरेशन में कई दिक्कतें आई, लेकिन सेना के जवान और वैज्ञानिक ने हर परेशानी का सामना किया। मगर अब सबसे बड़ी दिक्कत थी ब्लास्ट होने के बाद होने वाला नुकसान। वैज्ञानिक इस सोच में थे कि इस बम से निकलने वाले रेडियो एक्टिव विकिरण का क्या होगा, यानी ब्लास्ट से निकलने वाले अल्फा बीटा और गामा रेज, जिनमें से गामा किरणें सबसे खतरनाक होती हैं। यह शरीर के अंदर जाकर किसी को भी अपाहिज बनाने की ताकत रखती है। वैज्ञानिकों को यह डर था कि अगर हवा के साथ यह विकिरण ने पोखरण की फिजाओं में अपना फैलाव बनाया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस नुकसान से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बचा सकती थी, वे थे प्याज, क्योंकि प्याज गामा रेज को बहुत ही अच्छे से सूख लेता है। इस कारण यह ज्यादा देर तक और दूर तक नहीं फैल पाती हैं। अब वैज्ञानिकों को चाहिए था हजारों क्विंटल प्याज, और पोखरण को यह प्याज मिला करीब 280 किलोमीटर दूर सन सिटी जोधपुर से, जिन्हें कई दिनों तक एक एक ट्रक करके पोखरण पहुंचाया गया ताकि किसी को शक न हो। वैज्ञानिकों ने इस प्याज को बम की शाफ्ट के अंदर और बाहर अच्छी तरह से भर दिया, और अब परीक्षण की तैयारी पूरी हो चुकी की थी, मगर अब भी अमेरिका की आंखों से बचकर डेटोनेट करना बाकी था। उस साल CIA ने पोखरण के ऊपर 4 उपग्रह लगा रखे थे, लेकिन परीक्षण के कुछ समय पहले सिर्फ एक उपग्रह पोखरण की निगरानी कर रहा था। वह भी सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच उस क्षेत्र के ऊपर से वो गुजरता था। इसीलिए वैज्ञानिकों ने 11 बजे तक कोई मूवमेंट नहीं करनी थी। ऐसे में उन्होंने 11 मई के दिन दोपहर 3:45 पर न्यूक्लियर ब्लास्ट करने का निर्णय लिया। न्यूक्लियर टेस्ट का समय करीब आता जा रहा था और वैज्ञानिकों के दिलों की धड़कन तेजी से चल रही थी। तभी ठीक 3:45 पर मॉनिटर पर लाल रोशनी आई और 1 सेकंड के अंदर 3 न्यूक्लियर बम से जुड़े तीनों मॉनिटर पर चौध आने वाली रोशनी दिखाई दी। अचानक सभी तस्वीरें फ्रीज हो गईं, जो बता रहा था कि शाफ्ट के अंदर लगाए गए कमरे विस्फोट से नष्ट हो गए। धरती के अंदर का तापमान 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया और यह सूरज के बराबर का तापमान है। वैज्ञानिक अपने बंकर से निकलकर बाहर की तरफ दौड़े ताकि वह रेत की दीवार उठने और गिरने को ना भुलाए जाने वाले दृश्य से अपनी आंखों में देख सके। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। बाद में PM अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बन चुका है। अमेरिका, फ्रांस और चीन जैसे कई ताकतवर देशों ने भारत पर कड़ी प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिकन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के पैरों तले जमीन खिसक गई और उनकी तरफ से भारत को कई आर्थिक धमकियां मिली। लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और ऑपरेशन शक्ति के बागी वैज्ञानिकों ने मिलकर 13 मई के दिन 2 और परीक्षण किए। इस तरह कुल 5 परीक्षणों के साथ
भारत दुनिया की न्यूक्लियर महाशक्ति बन गया। 2 दिन के बाद फिर पोखरण में धमाका किया और दुनिया को दिखा दिया, हम दबने वाले नहीं। इंडिया पीस चाहता है, लेकिन वीक नहीं। इंडिया ने स्टांस क्लियर किया। इंडिया ऑफिशियली न्यूक्लियर पावर मान गया। अब क्वेश्चन, इंडिया को न्यूक्लियर पावर क्यों चाहिए थी? रीजन 1, नन। नेशनल सिक्योरिटी। कारण 2, बस सशक्त प्रतिरोध। रीजन 3, ग्लोबल रिस्पेक्ट। ग्लोबल रिस्पेक्ट। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर कर गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही रिसर्च बेस्ड कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।